औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, इस बदनसीब शहर कायद का मरसिया एक बार फिर पढ़ने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये शहर कायद मुसलसल मसाइल के अंदर घिरता चला जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए या फिर शहरी मामलात को देखते हुए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है। जैसे कि वाज़े मिसाल आज चिश्ती नगर में होने वाला एहतजाज है, जिसमें मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया है, मुजाहिरीन पर हवाई फायरिंग की गई है, वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही कोई सूरत हाल माजी में भी कुछ इलाकों के अंदर देखने में आई है, जिसको बाद अज़ां दीगर मामलात के अंदर दबा दिया गया है। क्या वजूहात हैं कि अगर किसी के सर से आशियाना छीनने की नौबत आएगी तो वो एहतजाज करने बाहर ही निकलेगा, वो अपने घर में नहीं बैठेगा कि जी आओ मेरा घर तोड़ के और आप आराम से चले जाओ, जबकि लीज आपके ही इदारों की जानिब से जारी की गई है और उस लीज के अंदर भी अगर कोई खुर्द बुर्द है तो उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन यहां पर गौरतलब बात यह है कि चिश्ती नगर के ही मकीन जाके नासिर हुसैन शाह साहब की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने जब बैठे तो नासिर हुसैन शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लोग कहते हैं, मेरी जाती उनसे वाबस्तगी नहीं रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई, इदारों को कार्रवाई से रोक दिया, लेकिन बाद अज़ां आज इदारे वाटर कैनल लेकर, पुलिस लेकर और दीगर सामान लेकर मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े हैं। तो क्या नासिर हुसैन शाह साहब की भी सुनने वाला कोई नहीं है? आज शहला रजा साहिबा सियासत चमकाने तो पहुंच गई, लेकिन वाज़े तौर पर हुकूमती सतह पर इस पे कुछ होने वाला नहीं है। और अगर बात कर ली जाए सिंध हुकूमत की नाअहली की, तो मुझे मेयर कराची और सिंध हुकूमत का कहीं ना कहीं मुकमुका दिखाई देता है। उसकी वजह दरअसल यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उससे अवाम मुसलसल मौत के मुंह में जा रहे हैं, कभी डेंगू से, कभी करंट से, कभी एड्स से, कभी दीगर बीमारियों से। तो वहीं दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने गुज़िश्ता रोज कब्रिस्तान को वसी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, कब्रिस्तानों को जगह फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मतलब सिंध हुकूमत से यह सवाल नहीं पूछा जाता कि डेंगू से लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, ऑपोजिशन की जानिब से आवाज नहीं उठाई जाती। सिंध असेंबली का इजलास महज एक दूसरे पर इल्जामात की नजर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम ने किसी से उम्मीदें लगाना बंद कर दी हैं। मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से पाक सरजमीन पार्टी जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने अब इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए एक तरबियती नशिस्तें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन तरबियती नशिस्त करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग उनको ड्राई क्लीनर्स के नाम से भी जानते हैं कि वो लोग ड्राई क्लीन करते हैं लोगों को। उनके पास क्रिमिनल्स लोग मौजूद हैं, उनके पास ज़ाती मफादात की खातिर जगह जगह पर गैर कानूनी ठिये लगाने वाले मौजूद हैं। सबूत किसी के पास कोई नहीं है, इल्ज़ामात हैं, लेकिन इल्ज़ामात के बाद अगर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को वाकई अपने कारकुनान की तरबियती नशिस्त करने की वाज़े तौर पर ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इख्तिदार में आने के बाद और कराची की एक बड़ी सियासी जमात को अपने साथ मिलाने के बाद आज खामोशी इख्तियार किए हुए बैठी हुई है। तमाम सिंध असेंबली के मेंबरान पंजाब में जाके कज़ाफी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट खेलने में मशगूल दिखाई देते हैं। अवाम के मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं है कि अवाम मर रहे हैं, जी रहे हैं। हमारा क्या है, हमारा चूल्हा जल रहा है, हमारे घर के बाहर कचरा मौजूद नहीं है, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल मौजूद है, हमारे आने जाने में कोई रुकावट नहीं है, हमारे पीछे गाड़ी में पूरी पुलिस की मोबाइल है, हम लोगों को लुटने का कोई खतरा नहीं है। जब किसी को कोई खतरा नहीं होगा तो फिर अवाम के बच्चों से, अवाम की माओं से, अवाम की बहनों से, अवाम के बुजुर्गों से किसी को कोई सरोकार नहीं है। इस बदनसीब शहर के अंदर अगर कोई सुनने वाला है तो वो सिर्फ मेरा परवरदिगार है, जिससे दुआ मांग मांग के कराची वाले अपने मसाइल के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कोई फरिश्ता आकर उनके मसाइल हल कर देगा, वरना तो अबाबीले आकर कंकड़ियां बरसाना ही शुरू कर दें। तो हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से वकार हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया वकार भैया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, यंग पॉलिटिशियन हैं अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, अख्तर आराई साहब। बहुत शुक्रिया आराई साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। वकार भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सर, मसाइल बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ MPAs और MNAs के वफ्द बनाकर क्रिकेट खिलाई जा रही है। सर, क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम के मसाइल हल करना ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली, जिस तरह आपने इस शहर कराची का खसूसी तौर पे और सिंध का नक्शा खींचा है,
तो आपने हमारे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है। बहरहाल हम अपनी जी जी गोश गुजार ज़रूर कर देते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि हुकूमत संजीदा नहीं है, चाहे वो पीटीआई की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है। और इदारे जो हैं, देखें आपने चिश्ती नगर का, मैंने भी मीडिया पे अब सब कुछ देखा, बड़ा अफसोस हुआ और हम उनके इस गम में शरीक हैं, सिर्फ शरीक हैं। वजह ये कि हम कर कुछ नहीं सकते। मगर मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ से प्रोग्राम को ख़त्म करके मैं राब्ता कमेटी से बिल्कुल इस मसले पे संजीदगी के साथ बैठ के बात करूँगा। मुझे ये बताया जाए कि इस शहर कराची में जब आबादियाँ बस रही होती हैं, इस शहर कराची में जब मकान बन रहे होते हैं, उनकी लीज़ें दी जा रही होती हैं, या कच्ची बस्तियाँ गोठों के नाम पे, गोठ आबाद स्कीमों के नाम पे बनाई जा रही होती हैं, लोगों के जेबों से पैसे निकाले जा रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ़ इदारों को और उनकी पुष्ट पनाही करने वाले हुकूमत के लोगों को मिलते हैं, तो उस वक़्त ये ख्याल इनको क्यों नहीं आता। और आज जब उनके सरों पे जो छत है, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कसमा पुरसी की हालत में बनाई हुई है और उसके नीचे अपने बच्चों को लेके बैठे हैं और उनकी छतें आज उनके सरों से छीनी जा रही हैं, तो क्यों ना उन काली भेड़ों को, उन करप्ट लोगों को और उन महकमे के लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं इसके, उनको पहले कटहरे में लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए और उसके बाद इन लोगों के साथ और कानून की बालादस्ती कायम हो, ताकि आइंदा कोई ऐसा अमल ना हो। देखें, लोग गरीब हैं, जिस छत नहीं है, किराया महंगाई का तूफ़ान है। अब किराए पे मकान अगर इतना महंगा मिलता है, अगर उसे सस्ते दामों कोई लालच देता है या उसे कहता है कि आपको प्लॉट या मकान मिल जाएगा, हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी बना देंगे, वो अपनी गुर्बत और लालच की वजह से उस झांसे में आ जाता है। मगर उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि मैंने आप ही के इसी मीडिया पे देखा कि लोग अपनी बच्चियों को लेके बेसरो सामानी की हालत में रोड पे बैठे हुए हैं, उनके वॉशरूम जो हैं वो रोड पे पत्थर लगा के उन्होंने बनाए, और जवान बच्चियाँ। मतलब ये हक में वक्त से क्या नहीं पूछा जाएगा इस दुनिया में? अगर ये समझते हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत के वक्त के साथ आप लोग इत्तेहाद करके बैठे में, आप लोगों का काम खाली जी हुजूर सलाम साहब तो नहीं है ना सर, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने भी करना है। आप लोगों ने विजारतें ली हैं सर, 8 अरब रुपया जारी हुआ या नहीं हुआ 162 अरब में से, इसका जवाब दे रहे हैं आप। देखें, 8 अरब रुपया जो इन्होंने जारी किया है वो ऑनगोइंग स्कीमों पे जारी किया है जो चल रही थी। अच्छा, कोई नई स्कीम, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने, मतलब इत्तेहादियों को पैसा जारी होगा तो अपनी मर्जी के मंसूबों पर होगा, अपनी मर्जी के मंसूबे नहीं, नए प्रोजेक्ट लेके आए ना। देखें, जैसे यहाँ जो बस में मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, उसमें अगर इन्होंने फंडिंग कर दी तो वो कोई ये खुदा ना खास्ता हमारे कहने पे, या तो एक ये तो ऑनगोइंग स्कीम थी, ये तो किसी के मंसूबे पे उन्होंने अपना फीता काट के जो है अपना बोर्ड लगा दिया। इसी तरह बाकी स्कीमों के लिए भी उन्होंने फंड रिलीज किए। अब हम तो ये कहते हैं कि इस शहर कराची के लिए बाकायदा नए प्रोजेक्ट लाए जाएं। देखें, आज बात अगर हम करें तो ये शहर आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा है। ये शहर कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था और यहाँ पे रहने वाले बड़े एक अच्छे माहौल में सांस लेते थे, मगर आज अगर आप देखें तो इस शहर में 14,000 से ज़्यादा डेंगू के केसेस आपके सामने आ चुके हैं, बिल्कुल बात हो चुकी है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल नाकारा हो चुका है। अगर आप ट्रांसपोर्ट देखें तो आज से 20 साल पहले फिर आपको मज़दे बसें नज़र आती थी जिनमें हम सफ़र करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते थे। आज इस शहर में आपको कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नज़र नहीं आएगा। लोग, मतलब 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है और किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और वो किस तरह इस सर माजी के अपने और दौरे हाजिर के नफीस कहाँ क्या कर रहे हैं सर? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास आईटी की वजारत है, कराची में कौन सा आईटी के हवाले से काम हुआ है? फारूक नसीम साहब उन कानून पर अमल दरामद कराने के ऊपर तुले हुए हैं जो कानून उन्होंने बनाया ही नहीं है। देखें, किस किस्म की वजारतें चल रही हैं सर? देखें जी, बात यह है कि हुकूमत का हम हिस्सा बने, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, हम अच्छाई के लिए बने ना। अगर हम हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो कल ये कहते हैं, देखें जी ये एमक्यूएम जो अपोजिशन में बैठ के शोर कर रही है, मगर ये अगर हमारे साथ होती तो हम करते, तो हम भी इनको आजमा रहे हैं ना। और ये खुदा ना खास्ता कोई आसमानी सहीफा नहीं है। देखें, वो तो पूरे मुल्क के साथ ही हो रहा है ना, सिर्फ कराची के या सिंध के साथ नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो लाहौर की बीआरटी जो है, सॉरी पेशावर की, वो पीटीआई की हुकूमत जो अपने ही उसमें सूबे की हुकूमत थी, वहाँ एमक्यूएम का तो कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार या मेंबर कौमी सूबाई असम्बली नहीं था। उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट नहीं कर सके। आज भी वो उसके अलाले तलाले और 6 महीने बाद वो कह रहे हैं हम कंप्लीट करेंगे, तो कराची के लिए क्या काम करेंगे? मगर आज भी हम उनसे हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी राब्ता कमेटी की उनके साथ मीटिंग हुई है, हमारी क़यादत की मीटिंग हुई है और हमने उनसे यही कहा है कि जो MIU आपने साइन किया इस शहर कराची और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके लिए,
खुदारा उस पर अमल करें, नहीं करेंगे तो फिर कल हम पे गिला मत कीजिएगा, ठीक है। हमें भी अपने फिर रास्ते देखने पड़ेंगे। हमने आवाम की खातिर, आवाम के एक लार्जेस्ट इंटरेस्ट की खातिर उनके साथ मुआहदे किए हैं। ये हमें ज़ाती उन्होंने एक IT की अगर मिनिस्ट्री दे दी तो IT की मिनिस्ट्री के बाद हम क्या पूरे मुल्क का निज़ाम हमने संभाल लिया। मगर IT की मिनिस्ट्री में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास जो इख्तियारात उस मिनिस्ट्री के अंडर में है या जो डिपार्टमेंट उस मिनिस्ट्री के अंडर में है वो अपना काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मजीद चलें देख लेते हैं आगे भी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अजीम मेमन साहब, अब जरा आपसे बात हो जाए सर जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से मैं मुत्तादिद लोगों से एक बात सुनता हूं कि जी काम किया है, लेकिन बेज़ाब्तियां, बेकायदगियां, इन चीज़ों का जो आगाज़ है वो उन्हीं के दौर से हुआ। यहाँ पार्कों में चाइना कटिंग हो गई, हमारा पानी खरीद के, हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेच दिया गया, हम चीखते रहे लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इसके ऊपर। सर जी, ये बुनियाद आपके लीडर ने डाली है जिसके ऊपर आज वो सियासत कर रहे हैं। देखें अली भाई, बात आपने ये की, पास्ट की बात कर ली। देखें बात ये है कि PSP को देखा जाए तो 3-3.5 साल के तनाजुर में देखा जाए। उसकी वजह ये है कि जब आप बात करते हैं पास्ट की तो बात आ जाती है MQM की, ठीक है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरह वजाहत कर दूँ मैं कि अगर MQM में से अगर मुस्तफ़ा कमाल को निकाल दिया जाए या निकाल दिया गया है, उसके बाद मैं समझता हूँ MQM डब्बे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब बचा कुछ नहीं ना। अब आपकी 36 लोगों की राब्ता कमेटी हो, मैं आपको बता रहा हूँ MQM नाअहल कर दिया, बता रहा हूँ ना कैसे नाअहल है, बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ना सर मुस्तफ़ा कमाल को निकाल दिया जाए, डब्बा रह जाता है। 40 लोग कराची के हॉस्पिटलों में डेंगू से मर जाते हैं, ये सिर्फ फातिया करने के लिए। अच्छा, MQM सिर्फ फातिया करने के लिए, ठीक है। आपके अगर कुत्ते के काटने से अगर 34 अफराद कराची में मर जाते हैं, आपका मेयर है कराची का, MQM सिर्फ फातिया करने के लिए। भाई यही है ना, आपने वोट लिए, आपने वोट इस बुनियाद पे लिए पूरे कराची के अंदर जबरदस्त कैंपेन चला के कि भाई हम जो है वो PTI के खिलाफ, हर तकरीर में PTI के खिलाफ बात की गई, हर तकरीर में इमरान खान की तजलील की गई और इलेक्शन जीता गया। एंटी इमरान खान वोट लेके कराची से आपने इलेक्शन सीटें ली, 4 सीटें ली कौमी असम्बली की। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जैसे इनको नजर आई वजारतें 2, उन्होंने वो लब्बैक कह दिया। अच्छा, भाई सजदा रेज हो गए। आप मुझे ये बताएं, आप खड़े कहाँ, आप U-टर्न के साथ हो गए। वो भाई आपने पूरी कंपेयर इस बात पे चलाई कि हम जो है वो इमरान खान आएगा तबाही बर्बादी हो जाएगी शहर के अंदर, इमरान खान कुछ भी नहीं है, इमरान खान ये है वो है, लिसानियत की बातें की गई कि वो पठान, हम महाजिर, सारी बातें खत्म होने के बाद आपको 2 वजारतें मिल गई। भाई जिसका लीडर, जिस पार्टी का कन्वीनर, जिस पार्टी का हेड, जिस पार्टी का कायद खालिद मकबूल सिद्दीकी एक वजारत पे फारिग हो सकता है, आप उससे कोई आवाम से कहता हूँ उससे बाज़ाहिर कोई तवक्को की कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत हुई जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, तब सियासत नहीं हुई। 209 सड़कें आपके दौर में खोदी गई, उस पर कोई आप लोगों ने शोर नहीं मचाया, लेकिन 119 सड़कें जो हैं वो नेमतुल्ला खान साहब के दौर में खोदी गई थी, उस पर आप लोग कहते थे पूरा शहर खोद के रख दिया। नेमतुल्ला खान साहब अपना घर बना रहे थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पास्ट पेपर जाएंगे ना, पूरा एक प्रोग्राम रखें जी नेमतुल्ला खान से लेकर मुस्तफ़ा कमाल तक। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें या नेमतुल्ला खान की बात करें, देखिए इन तमाम बातों के बीच में लोग बहरहाल मुस्तफीज हो रहे थे ना। अच्छा, नेमतुल्ला खान काम कर रहे थे, लोगों को फायदा हो रहा था। मुस्तफ़ा कमाल काम कर रहे थे, लोगों को फायदा हो रहा था। लेकिन बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब लोगों के लिए काम कर रहे थे, फायदा हो रहा था ना। लेकिन देखिए डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों के लिए कर रहे थे। देखिए बिल्कुल लोगों के लिए कर रहे थे ना। सच्ची उन्होंने तो खुद बैठ के डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में ये बात की थी कि मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया, माइंड यू, मैंने अपने लीडर से कमिटमेंट किया, मुझे उसको पूरा करना है, मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया। इसका मतलब है वो अपने कायद को खुश करने में लगे हुए। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए बात पता है क्या, जिस तरह की भी बात आप कह रहे हैं उसमें होता है ये कि जब उन्होंने अब काम, देखिए एक मेयर की जिम्मेदारी ली ना, उन्होंने बहरहाल साबित किया कि मैं एक शहर का बेहतरीन मेयर, उन्होंने साबित किया कि मैं हूं, और पूरा शहर, पूरी दुनिया, बल्कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया मानती है कि एक मुस्तफ़ा कमाल एक बेहतरीन मेयर, दुनिया के बेहतरीन मेयर करार पाया। अच्छा, तो वो सारी बातें इसमें आगे आपकी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। अब बात यह कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये साबित कर दिया और वो बाहर निकल गए। उनको लगा कि यार उसके बाद मेयरशिप के बाद MQM कहीं और जा रही है, उसके नौजवानों को लेके कहीं और जा रही है, और ये नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। अच्छा, उनको जज कर लिया ना उन्होंने कि आप कितना, मतलब एक मसला छोड़ के भाग गए। एक और भी मसला था। अच्छा, भाग कैसे सकते थे, यहाँ तो ये मसला था, वही चले गए थे ना, कि जितनी देर में आदमी सोचता था, बता रहा हूँ के अंदर रहते हुए बहुत कुछ लोगों ने किया है सर। जितनी देर में आप सोच रहे होते हैं ना, उतनी देर में एक लाश गिर जाती थी कराची में। अच्छा, जितनी देर आप सोचिए कि प्लानिंग करें कि मैं कराची को सोचने के लिए वो दुबई चले गए। भाई बात ये है कि सोच समझ के 17-20 लाशों का एवरेज है रोज का कराची में। 500 लोग महीने में, लोगों के बहनों के भाई और अपनी माओ के लाल, महीने में 500 खानदान उजड़ जाते थे। अगर मुस्तफ़ा कमाल ने ये जरूरत की, रिपोर्ट मैं खोलूंगा ना सर तो आप बुरा मानिए। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं इंडिविजुअल मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप फिर वो MQM की मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहे हैं ना, और किसी की बात MQM की आ जाती है ना। देखिए बात हम MQM से, मतलब MQM थे तो कातिल थे, दहशतगर्द थे, PSP में आ गए तो साफ। देखिए बात ये नहीं है, देखिए हम तो ये बात करते हैं कि जो हो रहा था ना वो गलत हो रहा था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं हो रहा। देखिए हाँ, बात ये है कि आप किसी भी लीडर के किसी भी काम से रिजल्ट क्या आया, नतीजा ये आया कि आज के दिन में चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की उसमें 1%
खिदमात हो, अच्छा, या उसकी 100% हो। नतीजा क्या आया कि यार आज शहर में कत्ल नहीं हो रहे। लेकिन बात ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, इसके बाद अगर आज के बाद मैं अली भाई पूरी कर दूं बात, आज के बाद अगर पीएसपी एक सीट नहीं लेती, मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के बाद पीएसपी एक सीट नहीं लेती, आज के बाद पीएसपी नहीं जीतती इलेक्शन, आज के बाद पीएसपी की सियासत खत्म हो जाती है। नहीं अली भाई बात पूरी मुस्तफा कमाल साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, और आसिफ अली जरदारी साहब एक टेबल पे बैठ के इसका फैसला कर ले, कराची में अमन दिया किसने? हर कोई अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है, हमने अमन दिया है, हमने अमन दिया है। आप लोग आगे कहते हैं हमारे लीडर ने दिया, आपके लीडर ने छापे मारे। देखिए मैंने तो आपसे कितनी प्यारी बात की कि 1% चाहे शेयरिंग हो मुस्तफा कमाल की, अच्छा, या 100% शेयरिंग हो, ये तो पब्लिक ने जज करना है। चलिए पब्लिक में जज करना है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अब कुछ बात करेंगे अख्तर अराई साहब से कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बयानी से काम ले रहा है। आगे आने वाले वक्तों में कौन सी सियासत जमीन बोस हो जाएगी और कौन सी कयामत, कौन सी जो सियासत है वो चांद तक पहुंच जाएगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब अख्तर अराई साहब जरा क्लियर करते हैं जनाबे वाला कि एमक्यूएम जो बात कर रही है वो दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी वाले जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो दुरुस्त है। चले पीएसपी को भी हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। पीएसपी बल्दियाती इंतखाबात में लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी ताकत साबित होगी, पीएसपी जो कह रही है वो सही है। इस शहर के लिए कौन सही है कौन गलत है, क्लियर करना है आप मुझे। देखिए बात यह है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं ये समझता हूँ कि बजाय हम पूरा प्रोग्राम सिर्फ जो है वो बहस करने में और ब्लेम गेम करने में गुजारें, उसमें से कोई तामीराती बात होनी चाहिए। बिल्कुल 3 साल 3.5 साल की बात करेगी, ठीक है। अगर सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करेंगे तो जाहिर है कि उनकी शख्सियत, उन्होंने काम ज़रूर किया है कराची में, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सब मानते हैं। अब वो किस प्लेटफॉर्म से किया, कैसे किया, अब उसमें बहस में जितना जाएंगे, जितना आप बाल की खाल निकालेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। बात यह है कि अब क्यों ना कंस्ट्रक्टिव बात की जाए, अभी हाल की बात की जाए। जी जी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है। इस वक्त क्या हो रहा है, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ कि जो भी सियासी पार्टियाँ हैं जो अब डिलीवर करेगा वो अपना जो वोट बैंक है उसको ऐड ऑन करेगा, प्लस करेगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। आप देख लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि पीएसपी हो सकता है कि कुछ अच्छी सीटें इस दफ़ा ले जाए, कम से कम बल्दियाती इंतखाबात में उनका चांस नज़र आ रहा है। बात यह है कि अभी की बात करें, आवाम थोड़ी सी बदलती जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ 180 डिग्री चेंज हो गए, कुछ लोग कुछ 360 डिग्री चेंज हो गए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता जा रहा है। मीडिया का दौर है, न्यू एरा है। अब बिल्कुल हम वो पुराने तरीके, वो जैसे फ्यूडल सिस्टम होता था, अगर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ये रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी। पहले फ्यूडल सिस्टम होता था कि वो वडेरा या चौधरी जो होता था वो पढ़ने नहीं देता था, स्कूल बनाता था, औताक के लिए बनाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जोनेजो के दौर के अंदर स्कूल अप्रूव होता था, यहाँ वो वडेरा आता था, छोटा वडेरा आके यहाँ से साइंस अप्रूवल लेके जाता था कि स्कूल अप्रूव कर दे। 3-4 लाख उसकी बजट होती थी और वो वहाँ जाके बनता था, उसके बाद वो औताक बनती थी, क्योंकि जो उन्होंने वफादारियाँ की थी उसके बदले में उसको मिलता था। करप्शन भी ज़ाहिर है जोनेजो के दौर में बहुत ज़्यादा हुई, एजुकेशन या बहुत से मामला स्टार्ट हुए। बात यह है कि इस वक्त काम की बात है, जो पार्टी काम करके दिखाएगी ना, ठीक है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान काम कर रही है या करेगी, अगर नहीं करेगी तो जाहिर है मे बी कि अपना वोट बैंक लूज करेगी। अच्छा। अगर पीएसपी काम करेगी, अगर उनको बल्दियाती जो होने वाले, जो उम्मीद है कि जल्दी होंगे, उसके बाद आने वाले जो इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली, सिंध असम्बली में, उसमें सीटें ले सकती है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने जो ज़्यादा सीटें इस बार ली हैं, मे बी कि वहीं से वो सीटें आखिर तो किसी के पास जाएंगी। अच्छा, हल्का तो वही होगा। सही तो बात, लेकिन लोग कहते हैं इसमें इलेक्टेबल्स का काफी हाथ है। जो लोग मुंतखब हो रहे हैं वहां पे तो शख्सियत को वोट पड़ता है कि जी हमारे इलाके का वडेरा है, इसको वोट पड़ेगा, चाहे वो जीडीए में हो, पीपल्स पार्टी में। इलेक्टेबल यानी कि जो लोटे जिसको कह लें, इलेक्टेबल एक नया बड़ा जदीद लफ्ज है, बड़ा अच्छा है, मुहज़्ज़ब है, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, मगर इलेक्टेबल का चक्कर क्या है, इलेक्टेबल इलेक्ट तो हो जाते हैं, फिर एबल्स नहीं रहते, इलेक्ट हो जाते हैं, एबल्स नहीं रहते। पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। अगर आप लेके, अगर आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा नहीं है, आप किसी उस पार्टी का ले लें या किसी उसका ले लें, जैसे पीटीआई नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ, टीम तो बनी नहीं। इलेक्टेबल अगर आपने टीम ले ली और उसके बाद वही टीम जो है आपको नुकसान भी पहुंचाएगी और वही धड़े भी बनेंगे।
और पता भी नहीं चलेगा कि मिड ऑफ द वे जो है गवर्नमेंट गई। तो अख्तर अराई साहब, ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत में सियासी वतीरा यही रहा है ना सर, मल्टी कलर्स की जो है वो आपकी काबीना बनती है कि जी इस जमात से भी लोग होते हैं, इस जमात से भी लोग होते हैं, और वही जमात वाले होते हैं 2008 में भी होते हैं, 2018 में भी होते हैं। अच्छा, बात ये हुस्न है। देखिए ये तो बदसूरती कह रहे हैं आप। देखिए आप उसको जो लफ्ज कहें, मैं तो कम से कम हुस्न कहूंगा। अच्छा, सियासत में हिज़्बे इख्तलाफ होगी, जितना ज्यादा होगा। मैं आगे की बात, आपने पार्ट 2 नहीं सुनी। बात यह है कि आप कंस्ट्रक्टिव वो करें ना। अगर हिज़्बे इख्तलाफ है, नुक्ताचीनी करनी है, आपने पॉइंट आउट करना है, आपकी उस टीम की, हुकूमत की टीम की अगर कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है, उस पर पॉइंट आउट करें, ठीक है। अगर आप फ्री हैंड दे देंगे तो फिर तो उसका, आपने देखा कुछ लोग यहाँ आए, थोड़ा फ्री हैंड था, उसका मेजोरिटी 1/3 थी, और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने देखा कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बाज़ इदारों के, कि जो इस वक्त इंसाफ देने वाले इदारे हैं या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो अपनी मर्जी से हुक्म चलाते रहे। उन्होंने क्या नतीजा उसको हासिल हुआ। बात यह है कि ये वक्त वो नहीं है, इस वक्त डिलीवरी का वक्त है। हर पार्टी का हक है, चाहे वो 3 साल पुरानी पार्टी है, चाहे वो 6 साल पुरानी पार्टी है या 21 साल पुरानी पार्टी है जी। दौरे हाजिर की बात कीजिए। इस वक्त अवाम जो देख रही है, इस वक्त देख रही है कि अब आज हमें क्या दे रहे हो, आज हमें क्या दे रहे हो। वकार हुसैन शाह साहब, आप लोगों की शहरी हुकूमत है, माजरत के साथ मेयर कराची साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आके उन्होंने क्लिप्स भी वायरल किए हैं अपने कि जी पार्क का मामला है मुझसे पूछो, सड़कों का मामला है मुझसे पूछो। जो उनसे पूछने वाली बात है, हालात उनके भी ठीक नहीं है सर, तो जब डिलीवर नहीं करेंगे तो आगे मैंडेट कैसे मिलेगा बकौल इनके, या फवाद चौधरी साहब का बयान ज़्यादा दुरुस्त है? देखें, अराई साहब ने जो बात की है बड़ी अच्छी और मुस्बत बात की है कि आने वाला जो वक्त है और जो मैंडेट है, जिसे वोट बैंक हम कहते हैं और दावे करते हैं। मेरे दोस्त पीएसबी से जो हैं, इन्होंने कुछ 1-2 बातों को मैं तस्हीह करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात कही कि जी मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम से निकले तो डब्बा रह गया। तो मुझे हंसी आ रही थी इनकी बात पे। अच्छा। क्या अगर वो कल पीएसबी से निकलेंगे तो पीछे फिर ढोल बजेंगे, पीछे भी डब्बे रह जाएंगे? सर वहाँ तो निकालने का इख्तियार है ना, खुद थोड़ी निकलेंगे वो। हाँ, तो चेयरमैन है ना पार्टी के। तो ये यही होता है। अच्छा, कुछ लोग थे, अब नहीं है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने एक बात कही कि कामों के हवाले से और एमक्यूएम पे तनकीद की। मैं जब एमक्यूएम में शामिल हुआ तो इस वक्त पीएसबी में जितने भी मरकज़ी ओहदेदार और ज़िम्मेदार हैं, तो उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा और वही उस वक्त करते धरते थे। और इन्होंने फरमाया कि जी वो उस वक्त जो है मुस्तफ़ा कमाल ने जब देखा समझा कि लाशें गिर रही हैं, तो लाशें क्या 2011 के बाद गिरनी 13 के बाद शुरू हुई हैं? लाशें तो बहुत पहले गिर रही थी। तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भाई क्या कर रहे थे, या दीगर पीएसबी के जो ज़िम्मेदार हैं वो क्या कर रहे थे? अच्छा। उनको इतने 20 साल 25 साल बाद आया होश। मतलब 25 साल एक बड़ा अरसा होता है, एक उम्र होती है। तो 25 साल बाद इनको ये एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है, चलें दे रहा है दुरुस्त है, हो गया। अब तो वो नहीं है सिस्टम, वो अब सिलसिले तो नहीं है। तो हम बात अगर पॉजिटिव करें और अपनी पार्टी की कारकर्दगी देखें, इनके पास तो कारकर्दगी दिखाने को है कुछ नहीं। अच्छा। क्योंकि जब ये एमक्यूएम में थे तो कारकर्दगी दिखाने को था कि दुनिया के बेस्ट मेयर का इनको खिताब मिला, मगर जब एमक्यूएम छोड़ी तो इस वक्त एक कौंसलर की सीट इनके पास नहीं है। इनके पास जो हालिया इलेक्शन में रिजल्ट आया 2018 में, तो ज़मानतें सबकी जब्त हुई, एक भी इनका कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी ज़मानत सेव कर ली हो। तो बातें तो करने को दावे तो थे कि सर मैंडेट तो आपका भी गिरा है ना। सुने 14 सीटों से आप लोग 4 सीटों पर आ गए, कैसे? मैं आता हूँ उसी तरफ। अच्छा, अगर मजीद तनज़ुली आई तो जमानत है तो आपकी भी जब्त हो सकती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा हो, मगर हमारे जितने भी कैंडिडेट कराची में हारे हैं तो 2nd नंबर पे हारे हैं। अच्छा। और आप अभी रिजल्ट गूगल मारे किसी भी हल्के का तो आपको पीएसबी का रिजल्ट नजर आ जाएगा, 8वां नंबर 9वां नंबर, 300 वोट 600 वोट 1500 वोट। अच्छा। बात यह है कि जब इनको इक़्तिदार मिलेगा और उसके बाद हम देखेंगे ये क्या डिलीवरी करते हैं, क्योंकि इनका तो दावा था कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा 2018 के इलेक्शन में। दावे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम तब्दीली लेके ऐसी आएंगे, और जो पीटीआई के नारे थे, खोखले नारे, तो उन नारों में ये भी शामिल थे कि हमने तो कराची और सिंध में एक ऐसा रेवोल्यूशन इनकलाब लेके आ जाएंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, मगर अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। और आज ये फिर दावे कर रहे हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन में वो कर दिखाएंगे और हम सीटें ले आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि एक कौंसलर की सीट भी अगर ये ले आए तो फिर हम इसी प्रोग्राम में दोबारा बैठ जाएंगे कि इनको कितना एतमाद। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं वकार हुसैन शाह साहब।
रहा हूं, मैं बिल्कुल इस पर प्रोग्राम करूंगा बल्दियाती इंतखाबात के बाद। नोट कर लीजिए। चलें ठीक है। जरा अजीम मेमन साहब, वकार हुसैन शाह साहब ने कह दिया कि अगर एक काउंसलर भी आप लोगों की पार्टी से इलेक्ट होकर आ गया तो इसी प्रोग्राम के अंदर आप भी तनकीद कर लीजिएगा, वो भी तनकीद कर लेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने जो दावे किए थे, सर वजीर आला लाने का दावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, यहाँ पे तमाम लोगों ने ये बात सुनी है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब एक MNA, एक MP की सीट निकालने में भी नाकाम हो गए, उसकी वजूहात क्या है? देखिए अली भाई, वजूहात तो सारा मुल्क जानता है कि तो मैं नहीं जानता, आप मुझे बता देना, मैं बेखबर आदमी, चला आप मुझे बता देना क्या वजूहात है। भाई बात ये है कि देखें PSP, पहले तो एक मैं बता दूं, बात पहले भी इनकम्प्लीट रह गई कि PSP ने जो गेन किया, हम जिस तरह समझते हैं कि हमने लोगों को सेव किया, लोगों की जानों को सेव किया। अच्छा, अगर लोग भी इस बात को समझते हैं तो हमें उसका मैंडेट दें कि यार इन्होंने वाकई ये कंट्रीब्यूशन किया है कराची के हालात में। ठीक है। फिर आ जाए बात इलेक्शन की। अब हमारा इलेक्शन का नंबर तो अब है, देखें पार्टी, हमने, हमारे चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि पार्टी तो हमारी इलेक्शन हारने के बाद बनी, क्योंकि वो ड्राई क्लीन मजीद ही हो गई। दावे पहले कैसे? आ रहा हूँ दावे पर। आज ड्राई क्लीन वैसे ही हो गई कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मजबूरियों की वजह से जो लोगों को शामिल करना पड़ा, क्योंकि हमें एक ये था कि लोगों को किसी तरह भी जो हालात में जो ग्रुप बने हुए थे वो किसी तरह कमजोर हो जाए कराची में, ताकि कराची के हालात बेहतर हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव हुआ, और उसके नतीजे में PSP ने कोई ग्रुप ऐसा नहीं बनाया जो आज शहर में भत्ते ले रहा हो या कत्लो गारत कर रहा हो, और हम इससे बहुत दूर चलेगा, या हमारा आज का टॉपिक भी नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि सीटें कैसे लेनी और कैसे नहीं लेनी। देखें बात सिंपल सी है, पब्लिक से पूछने की बात है और पब्लिक को समझाने की बात है कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी को वोट दे दें या मुस्तफ़ा कमाल को वोट दे दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी PTI के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन लड़ी, पूरी MQM ने PTI के खिलाफ कैंपेन चलाई। कहां था मंशूर में ये जुमला? तकरीरें हैं हर मैं कह रहा हूं, हर इलेक्शन में जो जितनी गवर्नमेंट मीटिंग्स की हैं उन्होंने इसको कहा है, इमरान खान के खिलाफ बात की है, जितनी भी कॉर्नर बिल्डिंग्स आप उठा के देख लें, मैं तो समझता हूं 99% कमाल साहब ने बहुत बड़े बड़े टीवी शो और जर्नलिस्ट के सामने ये बात की है कि हमारा मुकाबला खाली पीपल्स पार्टी से है, हमारा मुकाबला कराची में और किसी जमात से आगे आ जाते हैं ना। तो सर इतनी बड़ी बात क्यों कर दी आप? देखिए अली भाई, बात आज भी वही है। अच्छा, आज भी बात वही है। कौन सा मुकाबला कर रहे हैं सर ये जिसमें आप देखें हम हिस्सा लेते हैं और एक सीट भी नहीं निकाल पाते? समझने की बात है। देखिए पहले कराची, सिंध की कुछ कैफियत यरगमाली सी थी। अच्छा, पूरे सिंध की? अच्छा, आप किन लोगों ने यरगमाल किया? शुरू करें कराची तक, किन लोगों? इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी और माशाल्लाह से कराची में MQM। अच्छा, फिर भी पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें निकालनी कैसे? ये कौन सा मौका है? बात पता क्या आती है? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पता क्या है क्वेश्चन, पहले लोगों के पास चॉइस नहीं थी। मसला ये आता था कि महाजिरों के नाम की बात के लिए महाजिर कहाँ जाए, उस इंटीरियर सिंध वाले कौमी मूवमेंट नहीं थी, आफाक अहमद साहब को वोट पड़ जाते? वो नहीं पड़ते। अच्छा, नहीं पड़ते, वो लीडरशिप का मसला, मेरी बात सुनो। अच्छा, अभी लीडरशिप का मसला नहीं। फिर आप आ जाएं सिंध में। अच्छा, इंटीरियर सिंध के अंदर बात करें तो वो सिंध के नाम पे अब लोगों के पास चॉइस आ गई है। अब लोग समझते हैं कि अगर हमें अपने मसले हल करवाने हैं, अब वो एक दिन में लोग समझ जाएं, देखें भाई हमें तो कुछ नहीं जा रहा, हमारे पास तो कुछ खोने के लिए नहीं है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। अगर लोग समझते हैं कि वो अपने मसले हल कराना चाहते हैं, वो लोग समझते हैं कि सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजिर जो इस शहर में लोग रहते हैं वो इकट्ठे रहें, और वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, और वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM एक तवील दौर रहा है, जो दौर चल रहा है आज की डेट में। इनके पास कहने के लिए नहीं है कि हम कल इलेक्ट होकर आएंगे तो काम कर देंगे, क्योंकि वसीम अख्तर के बाद इनके पास आदमी खत्म है। अच्छा, वसीम अख्तर इनके पास सबसे बेहतर आदमी जो इन्होंने मेयर बना दिया। अच्छा, अगर इनके पास अगर इससे बेहतर आदमी होता, मैं बता रहा हूँ पूरी सुने, अगर इससे बेहतर आदमी होता, अच्छा, तो डिप्टी मेयर का इलेक्शन 1 साल पहले, 8 महीने पहले हुआ है। डिप्टी मेयर अपना अच्छा लेके आ जाते कराची में। बताओ अरशद हसन साहब में क्या है? अरशद हसन साहब, कराची के लोगों को पता ही नहीं है कि 8 महीने पहले कराची में डिप्टी मेयर भी इलेक्ट हुआ। आज कराची के लोगों को शॉकिंग होगी ये न्यूज कि भाई MQM की तरफ से कराची में एक 8-10 महीने पहले डिप्टी मेयर भी इलेक्ट हुआ है, जो नामालूम है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात लोग सुन रहे हैं, वो यकीन कर लेंगे कि वो नामालूम है, शहर में किसी काम में नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ माल बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखें अगर माल बनाने की बात भी आगे बढ़ा जी, सबूत के साथ बात करूंगा। बिल्कुल, देखें बात यह है कि अगर इनको फंड नहीं मिले और अगर ये माल नहीं बना रहे तो 36 अरब रुपए का नेपा के वसीम अख्तर पे नेब ने ऐसे ही बना दिया। इल्जाम है ना सर? इल्जाम है, साबित नहीं हुआ भाई, इल्जाम है ना। तो इससे ये बात तो साबित हो गई ना कि 36 अरब रुपए आए हैं तो करप्शन हुई है। अच्छा, इल्जाम से ही अगर 36-70 अरब रुपए आए होंगे, 100 अरब रुपए आए होंगे, तो 36 अरब की करप्शन हुई होगी और नेब में केस गया होगा ना भाई। बात ये है कि तो वसीम अख्तर साहब उठा ले मेयर कराची को, क्या फर्क पड़ता है? बता रहा हूं, सबको उठा रहे, मेयर कराची को भी उठा ले। एक्सप्लेन करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जी, वसीम अख्तर साहब आज जेल में होते, वसीम अख्तर साहब फैसल बता रहा हूँ, अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं सर। जी, बात ये कि वसीम इन्होंने शमूलियत कर ली है इस वक्त PTI की गवर्नमेंट में। वो जो केस जिसमें वसीम अख्तर आज गिरफ्तार होने वाले थे, कल गिरफ्तार होने वाले थे, वो लिंगर ऑन हो गया केस उनका। अभी असलम खान साहब पे फर्द जुर्म आयद हुई भी है।
कस्टम कोर्ट के अंदर, वो क्यों हो गई? या फिर अलीम खान साहब को क्यों उठा के ले गए? अगली तलवार पर हमारा मौक़िफ़ ये है, लटक रही है। हमारा इत्तेहादियों को बचा गए, अपनों को नहीं बचा पाए। वही ना मैं कह रहा हूँ, इत्तेहादी का ये हाल है, इत्तेहादी होने की वजह से ये एडवांटेज ले रहे हैं। देखिए बात पता है क्या है जी, जब आपके मसले होते हैं ना, मसाइल होते हैं, देखिए अभी करप्ट है वसीम अख्तर, अब मसला है कि या ये अवाम के काम कर लें या अपनी जिंदगियां बचा लें। और दूसरी बात, खालिद मकबूल साहब को डिसीजन लेना था, एक बड़े लीडर बनने का इनके पास मौका था। अच्छा, 3 साल के अंदर पिछले इलेक्शन में, कि वो क्या करते, वो कहते नहीं यार मैं वजारत में नहीं लेता, अच्छा, मैं पार्टी का कन्वीनियर हूँ, ठीक है, किसी और एमएनए को दे देते, वो एक वजारत फारिग। मैं बताऊंगा कितना कैलेबर ही इतना है, मैं बता दूं कि वो एक वजारत फारिग हो गए और वो इस शहर के लिए, इस कौम के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा, आवाम को सोचना है कि भाई वो ये काम, ये सोचे बगैर, पंजाबी पठान भी ये सोचे बगैर वो मुस्तफा कमाल से काम ले ले। हम नहीं कहते, हम वो हमसे काम ले लें ताकि ये शहर और ये सूबा आगे बढ़ जाए। और हमारा दावा आज भी वही है कि हम कराची से लेकर लाड़काना तक इंशाल्लाह, हमने जिस तरह अपने ऑफिस खोल लिए हैं, इलेक्शन की कमेटियां बना दी हैं, हम आगे चले गए और हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चले ठीक है, अब ये तो आवाम को चाहिए कि वो इंशाल्लाह जो है। अख्तर अराई साहब, आवाम में आगाही आ चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम मुस्तरद कर देती, अगर कारकर्दगी देख लेती, फिर भी उनको ज्यादा सीटें मिल गई। एमक्यूएम का मैंडेट गिर चुका है, पीएसपी को एक सीट भी नहीं मिली। यहां पर कराची के अंदर एक ऐसी जमात जीत गई जिसका एक वक्त में यहां तस्वुर भी नहीं हुआ करता था, जलसों की जगह वो लोग जलसी किया करते थे। वजूहात क्या है और आगे आने वाले वक्तों में क्या चीजें कराची में चेंजिंग की तरफ आती हुई दिखाई दे रही? देखिए कराची मिनी पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें तमाम कौमें आबाद हैं जी, ठीक है, बड़ी मेजर कौमें जो हैं वो तो हैं ही, मगर सब लोग आबाद हैं। हमें पाकिस्तानी बनना होगा, ठीक है, और पाकिस्तानी बन के हमें सोचना होगा। अच्छा, ठीक है, अभी हमने ये इस महाजर, सिंधी, पठान, मिनी पाकिस्तान से निकलना होगा और पाकिस्तान लेवल पे सोचना होगा। अच्छा, एज़ फार एज कराची इज़ कंसर्न, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो अवाम महंगाई के साथ जो पीटीआई का रोना रो रही है, जिनकी तरफ आपने मुझे इशारा किया जी, ठीक है, उनके, मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि 5 साल वो पूरे करेंगे। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में 16 मंथ का एक कैलकुलेशन दिया था और 16 मंथ के बाद कुछ हुआ, आपको पता चला। बिल्कुल, अभी इस वक्त भी सिचुएशन बहुत नाजुक है, एक डिक्लाइनिंग आ गई है जी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्पीच थी जो उन्होंने वहाँ की थी, उसके बाद फ़ौरन जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेड जज साहब ने जो है स्टेटमेंट दी थी, इदारे आज़ाद हैं, इस वक्त एक्शन होगा, चाहे फॉरेन फंडिंग देख लीजिए, ये बहुत बड़ा गले का फंदा बनेगा, ठीक है। और लेकिन इस पे शेख रशीद साहब का बयान देख लें तो वो कहते हैं कि इस पे पीपल्स पार्टी भी फंसेगी, इस पे नून लीग भी फंसेगी और पीटीआई सुरखरू होकर निकल जाएगी। तो देखिए सब फंसेंगे, इस वक्त अदारे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए आज का फैसला जो 6 महीने का दिया गया है ये बहुत बेहतरीन है, मगर जो उसके अंदर कानूनी खामियां मौजूद हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अच्छा, ये एक वो इशारा है हर किसी को, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे सियासतदानों को, अपनी तमाम जो स्ट्रीम लाइन चीज़ें कर लें। अच्छा, ठीक है, अगर हम स्ट्रीम लाइन नहीं करेंगे, जो चीज़ें कर रहे हैं अब वो पुराना तरीक़ेकार नहीं चलेगा अभी, ठीक है। पीटीआई का जो वक्त है अगर वो अब डिलीवर करेंगे 2 साल से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि पीटीआई चल सकेगी। अभी आप बलदियाती इंतखाबात को तो अभी अनाउंस होने दीजिए, इसमें और पता चलेगा। क्या लगता है अख्तर अराई साहब, इस वक्त सिंध हुकूमत क्या सोच रही है कि क्या वाकई बल्दियाती इंतखाबात होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आ सकता है? देखिए सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी इस प्रोग्राम में नहीं है, मगर मैं हमेशा उनके सामने ये चीज़ कह चुका हूँ कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव तो खैर नहीं आ रहा सिंध के अंदर, पहले है वफाकी हुकूमत का मामला। जी जी, फेडरल हुकूमत का अगर मामला प्रॉब्लम हो रहा है, वो सिंध के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन नहीं है। आप वहाँ देखें 1/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी उनके पास है, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इस टाइप की चीज़ आने वाली है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक वफाकी हुकूमत जो बल्दियाती सेटअप लाना चाह रही है वो सिंध में आ सकता है कि जिसके लिहाज से जो है वो कोई पार्टी का नुमाइंदा शरीक नहीं होगा, आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए अभी भी ये कबल वक्त स्टेटमेंट है, जब ये करीब चीज़ आएगी तो यही तो वजह है। अच्छा। इसी वजह से तो बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं पा रहे, ठीक है, और बहुत से इश्यूज़ हैं। अभी दूसरी भी जो टॉपिक्स थे जो ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत से रिलेटेड है उसकी बात की जाए। देखिए खाने को कुछ नहीं है, साथ में आप देख लें दवाइयाँ, पेशेंट अगर बंदा बीमार हो जाता है तो मेडिकल जो इनके हॉस्पिटल्स की इतनी तारीफ़ करते हैं कि जी हमारे कार्डियो हमारा इतना अच्छा है, हमारे हॉस्पिटल्स इतने। आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा उनके नुमाइंदे आके उन्होंने सबसे बड़ा, जैसे इमरान खान फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो ये आके सबसे पहले कार्डियो की और हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। अच्छा, और अब आप देख लें वहाँ मेडिसिन नहीं मिल रही है। कार्डियो का हाल जाके देख लें कि फुटपाथ पे पेशेंट्स बैठे हुए हैं, 2-2 दफ़ा डेट्स मिलती हैं, मेडिसिन शॉर्ट हुई हैं और वो ताकि उनके ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं,
ठीक है, लियारी जैसे हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन नहीं है, मशीनें खराब हो रही हैं, ठीक है। अब वो जो एक दावा करते थे जिस इदारे का, आप इस बात के गवाह हैं, यहाँ कई दफा प्रोग्राम में कह चुके हैं ना कि हमने हेल्थ पे बहुत काम किया है। अच्छा, वो खुद इदारे इस वक्त जो है बहुत बुरे हाल में है। तो बात यह है कि आवाम अगर तंदुरुस्त है तो उसको खाने को ठीक नहीं मिलता, अगर वो बीमार है उसको इलाज नहीं मिलता, बुनियादी फंडामेंटल जो राइट्स है वो नहीं मिलते। जहाँ तक वाटर बोर्ड की बात की जाए, आजकल जहाँ से भी पैसा बनता है बनाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर बड़े अच्छे पोश एरियाज़ है, पानी के बिल्कुल पानी नहीं वहाँ आता, जहाँ लाइनें बिछी हुई हैं नाम की। अच्छा, और बिल कैसे पे करेंगे वो लोग? हमारे एरिया के अंदर भी ये एग्जाम्पल्स हैं, वो बिल पे नहीं करते बाज़ औक़ात। अच्छा, उनकी लाइन काटने के लिए आ जाते हैं कि जी हम आपकी सीवरेज लाइन काटेंगे, पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए कुछ प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी इनकी सिंध गवर्नमेंट की काम नहीं करती, इदारे काम नहीं करते, और जो बैतुल खला है जहाँ से अखराज होता है अब उसको भी बंद करेंगे, उसको भी तो बंद कर दिया जाएगा। ये नाअहली सिंध गवर्नमेंट की है। अच्छा, तो मेरी इल्तिजा है, मैं हमेशा कहता हूँ, तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप काम कीजिए, डिलीवर कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप जिस तरह से आपने अभी वाकया आपने इंट्रोडक्शन में बताया, वहाँ पर पुलिस ने और वहां जाके वाटर कैनन लेके चले गए, इस तरह से मामलात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल किसी के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। वकार हुसैन शाह साहब जरा क्लियर कर दें जनाबे वाला, वाटर बोर्ड की बात होती है तो सबसे बड़ी यूनियन हर साल जीतती है, आपकी ही पार्टी की जीतती है। सर, वाटर बोर्ड के जो मसाइल हैं सर, एक वक्त में वाटर बोर्ड का इदारा आपके पास भी रहा है, उसमें कोई मामला जो है वो सही नहीं आए। आज नालों की सफाई के लिए सिंध हुकूमत कहती है आप लोगों को पैसे दिए गए, डॉक्यूमेंट अभी तक उनके पास कोई नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं आप लोगों को मिले ही नहीं। सर, इख्तियारात का रोना आप लोग कब तक रोएंगे और कब तक अवाम को यहां से वहां जाने की दावत दी जाए? देखिए अली, इख्तियारात के रोने का वक्त नहीं है। अच्छा, अब है काम करने का वक्त। एक साल में देखें, एक साल हो या एक दिन, अच्छा, काम जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो 4 साल आप लोगों ने पिकनिक मनाई है सिंध हुकूमत में, शहरी हुकूमत में बैठ। देखें 3.5 साल जो हमने गुजारे हैं शहरी हुकूमत में, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी इस्तेहाद से बढ़ के काम किए हैं। आपने जिक्र किया कराची वाटर एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 2013 में सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सत्यानाश करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें अमेंडमेंट करके इस महकमे को अपने पास रख लिया। अच्छा। आज जो KDA शब खून मार रहा है, जो अभी जिक्र हुआ था, लोगों के घर मसमार कर रहा है, तो ये KDA भी सिंध हुकूमत ने, पहले शहरी हुकूमत के पास था ये, जब नेमतुल्लाह साहब इस नाज़िम थे इस शहर के और बाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब हुए, तो इन दोनों के पास थे ये महकमे उस वक्त थे। अच्छा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आप अपनी स्टडी कीजिएगा, तो इन 2 महकमों के होने से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये महकमे अपने पास रखे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो इस शहर में एक बेहंगम किस्म की तामीरात शुरू हुई और वो तामीरात इतनी ज़्यादा बढ़ गई। हम ये नहीं कहते कि 2001 में नहीं हुई, नेमतुल्लाह साहब के दौर में या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में नहीं हुई, उस दौर में हुई, मगर जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ सिस्टम को तहस नहस करके ये हुआ और कोई भी इदारा इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं हुआ और सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म करके, आज कनाडा में वो लोग बैठे हुए हैं DG साहब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, तो इन्होंने शहर को तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में आपने कहा यूनियन, देखें यूनियन तो हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी, अब KPT में जो यूनियन जीती है तो वो भी हमारी ताउन से और हमारी कोलेशन से बिल्कुल इल्हाक हुआ है। देखें, इसी तरह आज कल आने वाला KL इलेक्ट्रिक का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान जीतेगी। वजह ये है कि अवाम, कराची के शहरी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के रहने वाले ये समझते हैं कि उनके मसाइल का हल देर आए, मगर KL इलेक्ट्रिक के हो गए, वाटर बोर्ड के हो गए, KPT के हो गए, उसमें तो अवाम का वोट होता ही नहीं है, उसमें तो आपके यूनिट के नुमाइंदे ही वोट देंगे ना सर, और वो किसी और समाज को थोड़ी देंगे, वो तो आपको ही देंगे, नौकरी बचानी है उन्होंने। सर ऐसा है, देखें अवाम तो इसी शहर की है ना, चाहे वो मजदूर हैं वहाँ पे या जो काम करते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में या KPT में या KL इलेक्ट्रिक में, रहते तो इसी शहर में, उनकी वाबस्तियाँ तो यही है। आज वो जब यूनियन के इलेक्शन में हमें वोट देते हैं तो जनरल इलेक्शन में भी वो हमें ही इंशाल्लाह वोट देते हैं और देते रहेंगे। बात यह है कि डिलीवरी की आपने बात की, तो आप प्रीवियस चले जाएं, जब MQM के दौर में मेयर फारूक सत्तार जब मेयर बने थे तो उस वक़्त का आप सारा रिकॉर्ड निकालें कि शहर की हालत कैसी थी। उसके बाद नेमतुल्लाह साहब जब बने तो उस वक्त भी ये यूनियन मौजूद थी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद था, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भी मौजूद था और उस वक्त कितनी डिलीवरी थी। मगर आज जब ये सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए तो वहाँ सारे शहरी हुकूमत के पास थे तो सही थे, सिंध हुकूमत के पास है तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। जी, मुझे वाइंड अप कॉल आ गई है जी,
कर दें। खत्म करता हूँ। हमारे दोस्त को मैं ये मशवरा दूंगा कि ये जब टॉक शो में आए बैठे तो किसी एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय अपना मंशूर बयान करें, ताकि इनकी पार्टी को मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम रखूंगा। वकार भाई और अजीम भाई दोनों आप लोगों को दावत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। वकार हुसैन शाह साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मौजूद थे, अजीम मेमन साहब पीएसपी से मौजूद थे, अख्तर अराई साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इस शहर के वासियों को एक मैसेज शायद हुक्मरान देना चाहते हैं, शायद सियासतदान देना चाहते हैं, शायद यहां पर उनके वोट से मुंतखब होने वाले वो नुमाइंदे देना चाहते हैं कि खुदा का वास्ता अपने हुकूक पहचान लो, अपने मामलात देख लो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। कब तक कौमियत की बुनियाद के ऊपर वोट इस शहर में पड़ते रहेंगे? चराग जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है, या फिर मेरे काम देख लो, मेरे काम देख लो, इसके नारे बहुत दूर चले गए। अब कारकर्दगी देखनी होगी, अब मंशूर देखना होगा और कानून इसके ऊपर हुकूमती सतह पर बनना चाहिए कि जो दावे, जो वादे इलेक्शन कैंपेन्स में किए जाते हैं, अगर वो पूरे नहीं किए जाते तो इस पर आर्टिकल 62-63 आयद करके ना अहल करार दे दिया जाए कि आपने आवाम से जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया है, वरना शहर कायद की आवाम तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो कल फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।